अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक के क्वेश्चनों को। तो अध्याय 3 के प्रश्नों के क्वेश्चनों को देखना है। तो अध्याय 3 में जो प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर देख लेते हैं। तो अध्याय 3 है धातु एवं अधातु दिया हुआ है। अब इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें से देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, बहुत सारा जो आंसर है यहाँ पे गलत भी था। ठीक है, उसे मैंने सही किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर में देख लेते हैं। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है चमकहीनता लेना है। दूसरा है वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर लेना है आपको, ब लेना है सिल्वर ऑक्साइड। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातुओं में चमक होती है। तो यहाँ पे आंसर लेना है आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आंसर आपको लेना है एल्युमिनियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो इसमें लेना है अमलगम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। तो यहाँ पे आंसर लेना है ब्रोमीन। सातवां है जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। पहला है किस धातु को किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आपको इसका आंसर लेना है मरकरी। ठीक है, पारा। दूसरा है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो एक है सोडियम है और दूसरा है पोटेशियम, और लिखना चाहते हो तो हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, तो दो काफ़ी है, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा है एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो 3:1 लिखना है। चौथा है आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ पे आंसर लिखना है अधिक अंतर आयनिक आकर्षण लिखना है। ठीक है, आगे देखो अमलगम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अमलगम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है पारा तथा अन्य किसी धातुओं की मिलावट से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, इसी को सलाय के नाम से भी जाना जाता है और सरंस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो अलग अलग नामों से जाना जाता है, अमलगम भी बोलते हैं, संलय बोलते हैं और संरंस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना आप। इसके बाद है यसद लेपन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है लोहे के ऊपर जस्ते की जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या लिखना है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मिश्र धातु खाली स्थान का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। तो टीन और जो शीशा होता है ना उसका वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीन और शीशा आएगा खाली स्थान में। अगला है लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे की भूरे रंग की परत पतली पदार्थ की परत चढ़ जाती है। मतलब पतली लिखा है, ये पतली लिख चुका है। ठीक है, गलत लिख चुका है। तो पतली पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे आंसर लेना है खाली स्थान में। तीसरा है कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है एवं हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ खाली स्थान होता है तो कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपर कार्बोनेट। इसके बाद चौथा है दो या दो से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अगला है वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को खाली स्थान कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या लिखना है आपको, सक्रियता श्रेणी लिखना है। चलो अब देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाव को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है। कॉलम अ में देखो तो यहाँ पे पहला है सभी धातुएं, तो आंसर आएगा धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा एनोडीकरण क्या किस में आएगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है एल्युमिनियम लेना है। सोडियम
सोडियम का आंसर आपको क्या लेना है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, तो मिट्टी के तेल केरोसिन यहाँ पे लेना है, ठीक है, ब में लेना है। कार्बन अधातु, तो कार्बन जो अधातु है वो अपरूपता होता है, तो यहाँ पे स लेना है आपको ऑप्शन। धातु जो है वो क्या होता है, धातु जो है वो विद्युत का चालक होता है, तो यहाँ पे आपको द लेना है धातु में। चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में दो अंतर लिखे। तो हमें दो अंतर लिखना है, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं धातु एवं अधातु में अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है, ये अपचायक होती है, ये अपचायक होती है, ठीक है, दो ये अपचायक होती है, ये उपचायक होती है अधातु जो है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड अम्लीय और या उदासीन दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो लिखना है सिर्फ, इसमें चार दिया है, आप चारों को रट सकते हो या फिर दो को भी रट सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखिए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले संक्षारण को देख लेते हैं। जब धातु पानी और वायुमंडल के संपर्क में आती है तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं को अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं, ठीक है। किसको संक्षारण कहते हैं, अवांछित परिवर्तन, धातुओं का मतलब कोई दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय भी बताना है हमें, तो देख लेते हैं लोहे को जंग से बचाने के उपाय में। तो पहला है यसद लेपन, ठीक है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देने की क्रिया, और दूसरी है क्रोमियम लेपन, लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देने, ठीक है। दोनों मिल गया आपको। चलो आगे देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लिखिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये होगा, जो ऑक्साइड अम्लीय और एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें उदाहरण देख लेते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है गर्म जल में टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, तो यहाँ पे तांबा जो है वो इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का चालन होता है उसमें, इसलिए गर्म पानी के टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं, अगला है भौतिक गुण, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातुओं में अंतर, तो देख लो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, इसको आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है फिर से आ रहा है उभयधर्मी वाला आ रहा है, ये प्रश्न मैं एक बार आपको इसका आंसर बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं डायरेक्ट। आठवां है एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, तो देख लो, तो एक्वा रेजिया जो होता है वो होता है, एक मिनट, क्या है, एक्वा रेजिया है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक्वा रेजिया। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, तो एक्वा रेजिया जो होता है वो क्या होता है, एक्वा रेजिया जो है वो है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कई अम्लों का एक मिश्रण होता है। इसे हम अम्लराज या एक्वा रेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे एक्वा रेजियो, ठीक है, एक्वा रेजियो कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे एनोडीकरण, ठीक है, मैं एनोडीकरण वाला मैं भूल गया था, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर। एनोडीकरण किस प्रकार एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है, तो इसका सिंपल से आंसर आपको लिखना है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटी करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप देख लेना, पूरा लिखना चाहते हो, पूरा याद करना चाहते हो, पूरा याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वह सूची जिसमें धातुओं
को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखो, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया जब आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन सल्फेट को हरा विलयन प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये रहा इसका रासायनिक सूत्र। तो इसमें जितने भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।